टिफिन खुले हुए हैं क्या? अभी लेट छूटी है क्लास क्या? कैसे खा रही है अभी लेट? हेलो हेलो। यार कहीं दिख रहा है? हाँ बैठो फटाफट तेजी से। देखो कल पिट्यूटरी हो गई थी, हाइपोथैलेमस हो गया था, पीनियल ग्लैंड हो गई थी, थाइमस बच गई थी। याद आ गया? हाँ तो आज का टारगेट थाइमस और थायराइड है। ठीक है, दो मतलब बड़ी ग्लैंड, इसमें एक थायराइड कंप्लीट करेंगे, अगर हो गया तो पेनक्रियाज इंक्लूड कर देंगे आज। ठीक है, अगर टाइम ज्यादा बचा तो पेनक्रियाज की जगह मैं एड्रिनल करा दूंगा। ऐसे कोई भी 3 ग्लैंड करानी है आज। ठीक है चलो फटाफट क्विकली मैं रिवाइज कर रहा हूं फिर आगे बढ़ता हूं। थायराइड, पैराथायराइड, अच्छा थायराइड के पैराथायराइड भी है, एड्रिनल, पेनक्रियाज, इनमें से कोई 3 ग्लैंड आज हम कवर करने वाले हैं। क्लियर है बिल्कुल? क्विकली समझो ध्यान से, एकदम एकदम साइलेंट हो जाओ, रिवीजन के टाइम पर एकदम साइलेंट हो गए क्या? हो गए। सबसे पहले हमने बात की थी पिट्यूटरी। अगर मैं पिट्यूटरी की बात करता हूं तो पिट्यूटरी का एक एंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है। एंटीरियर लोब की बात करता हूं तो एंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, इसको सोमैटोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं। और सोमैटोट्रोफिक हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है? सोमैटोक्राइनिन। और सोमैटोट्रोफिक हार्मोन के सीक्रेशन को कौन रोकता है? सोमैटोस्टैटिन। तो कंफ्यूज नहीं होना है सोमैटोक्राइनिन, सोमैटोट्रोफिन, सोमैटोस्टैटिन के अंदर। क्लियर है बिल्कुल? अरे भाई जल्दी जल्दी आओ। ठीक है चलो, अगर मैं ग्रोथ हार्मोन की बात करता हूं तो ग्रोथ हार्मोन करते क्या है बेटा? पहले बैठो, साइलेंट बैठो यार, मजा नहीं आता ऐसे। एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट, इतना पिन ड्रॉप साइलेंट। अरे बस अब आ जाओ, पिन ड्रॉप साइलेंट वाली कंडीशन क्रिएट हो। बैठ बैठ बैठ, तेजी से बैठ, तेजी से बैठ। हाँ लगभग सारे आ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन करते क्या है। हमारी बॉडी में कार्टिलेज, बोन, हमारे बॉडी के टिश्यू, उन सारे टिश्यू की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर। क्लियर बिल्कुल? ये लौते हार्मोन है जो किसी ग्लैंड पर काम नहीं करते, जो किसी ग्लैंड पर काम नहीं करते, ये पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली जाते हैं और जहां जहां इनके रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है भाई, कार्टिलेज कोई ग्लैंड है? बोन कोई ग्लैंड है? बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं बॉडी के सारे ग्लैंड्स हैं क्या? ना, उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, मतलब किसी ग्लैंड के सीक्रेशन को स्टिमुलेट नहीं करते। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, एक लौते यही एक हार्मोन ऐसे हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिक हार्मोन की तरह बिहेव नहीं कर रहे। ट्रॉपिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो दूसरे ग्लैंड के सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, पर एक लौते हार्मोन है जो ट्रॉपिक हार्मोन की तरह वर्क नहीं कर रहे। आई या नहीं आई? अरे आई या नहीं आई? आई। ठीक है, फिर मैंने बात की थी कि भाई ये हार्मोन और क्या करते हैं? ये फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और क्या करते हैं? मैंने बताया था अगर इनका सीक्रेशन कम हो गया तब भी समस्या है, बढ़ गया तब भी समस्या है। कम हो गया तो पिट्यूटरी डॉफिज्म हो जाएगी, मिडकिट याद रखना है। बढ़ गया तो क्या होगा? गाइगेंटिज्म या एक्रोमिगेली हो जाएगी। क्लियर बिल्कुल? फिर हमने बात की थी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं थायरोक्सिन को रिलीज करने के लिए। फिर हमने बात की थी कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को इंड्यूस करते हैं, ठीक है, कॉर्टिसोल को रिलीज करने के लिए। क्लियर है बिल्कुल? फिर हमने बात की थी इसके अलावा, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो स्पेशली प्रोलैक्टिन, पीआरएल, क्या काम करते हैं? ठीक है, एक तो मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, जब तक बेबी बाहर नहीं आया तब तक। क्लियर है? जब बेबी बाहर आ जाता है और उसको नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तब ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन चालू कर देते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड लैक्टोजेनिक हार्मोन। याद आया ना? ठीक है, एक और बच्चा कौन सा?
गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन में दो आते हैं, एफएसएच, एलएच। मेल में भी है, फीमेल में भी है। अगर मैं मेल में बात करता हूं, एलएच तो टेस्टिस के लिडिक सेल को स्टिमुलेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने के लिए, जो एक एंड्रोजन है। और एंड्रोजन क्या काम करते हैं? एंड्रोजन मैंने बताया था, एक तो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को मेंटेन करते हैं, मस्कुलरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एनाबॉलिक इफेक्ट समझते हो ना, बनना, ठीक है। अगर आपको मसल्स बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, मस्कुलरिटी चाहिए, ठीक है, तो आपको एंड्रोजन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो? फीमेल में भी इतनी जो मस्कुलरिटी देखने को मिलती है, जो फाइटर्स होते हैं, तो वो नेचुरल नहीं होती, क्योंकि नेचुरल फीमेल में इतने एंड्रोजन होते ही नहीं है। तो इनको एडिशनल बाहर से एंड्रोजन लेने पड़ते हैं। कौन सा एंड्रोजन लेते हैं? DHEA। एक यही मार्केट में मिलता है एंड्रोजन, जो खुले में यूज होता है। नहीं आया क्या? हर कोई यूज कर रहा है DHEA, पर खतरनाक है, साइड इफेक्ट है, बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है इनके। समझ में आ गया? तो ठीक है, ये भी वाली समझ में आ गई आपको, ठीक है। मेनली एनसीईआरटी ने फंक्शन दे रखा है एंड्रोजन का, स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई डाउट? ऐसे ही मैंने दूसरा बात किया था आपको इसके अलावा पैरेलल, ठीक है। मैंने बताया था एफएसएच क्या काम करता है? सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? सर्टोली। क्या रिलीज करने के लिए? स्पर्म बन तो वो रहे हैं, उनको मैच्योर भी तो करना है। तो स्पर्म को मैच्योर करने के लिए स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर चाहिए। कहां से निकलेंगे? सर्टोली सेल से। कौन निकालेगा? एफएसएच। और साथ में इनिबिन भी निकलता है, उसका रोल क्या है मैं आगे बताऊंगा। यहां तक कोई डाउट है? फीमेल में बात करते हैं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओवरी के अंदर फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉलिकल के साइज को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जैसे जैसे फॉलिकल का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे फॉलिकुलर सेल के नंबर बढ़ेंगे। फॉलिकुलर सेल के नंबर बढ़ेंगे तो फॉलिकुलर सेल ही तो होते हैं जो हार्मोन निकालते हैं, एस्ट्रोजन। नहीं आया क्या? तो एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकुलर सेल से निकलता है, ओवरी से निकलता है, यानी इनडायरेक्टली एफएसएच एस्ट्रोजन के लेवल को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। कोई डाउट? अब बात करते हैं एलएच, नाम ही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनेगा? जब ओव्यूलेशन होगा, ओवा बाहर निकल जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, और रप्चर्ड फॉलिकल, बेकार रप्चर्ड फॉलिकल, वो एक ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके इफेक्ट से? एलएच के इफेक्ट से। उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता भी है, उसको मेंटेन भी करता है एलएच। जब तक एलएच बढ़ा हुआ है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। जिस दिन एलएच का लेवल डाउन हुआ, उस दिन कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट कर जाएगा, और एक मतलब व्हाइट कलर की बॉडी, डिग्रेडेड, ठीक है, टूटी हुई व्हाइट कलर की बॉडी रह जाती है, कॉर्पस एल्बाइकेंस। एल्बाइनो मतलब व्हाइट, व्हाइट रेड को एल्बाइनो रेड बोलते हैं। याद आई? चलो, यहां तक कोई डाउट था? हाँ। तो अब भाई एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, तो भाई ग्लैंड तो हार्मोन रिलीज करेगी। मेन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन था, पर साथ में एस्ट्रोजन, इनिबिन एटसेट्रा और भी चीजें रिलीज कर लेता है। यहां तक कोई डाउट था? फिर पोस्टीरियर लोब में तो दो ही हार्मोन बताए मैंने, तो वो दोनों के दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं, यहां से तो सिर्फ रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच मतलब वैसोप्रेसिन। अगर वैसोप्रेसिन की बात करता हूं तो मैंने बताया था डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर इसके रिसेप्टर होते हैं, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जहां जहां स्मूथ मसल्स पर इसके रिसेप्टर होंगे वहां वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है बिल्कुल? तो यूट्राइन वॉल पर भी इसके रिसेप्टर बन जाते हैं। प्रेगनेंसी के अंतिम अंतिम वो क्या होता है, 9 मंथ का जो टाइम होता है, 9 मंथ पर जो अंतिम जेस्टेशन पीरियड होता है ना, अंतिम 9 मंथ, तब ये बनते हैं कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड के ऊपर ये बन जाते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से मिल्क का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क इजेक्शन हार्मोन। क्लियर है बिल्कुल? बर्थ हार्मोन भी कहते हैं इसको, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। लिख लो, एक बात और लिख लो उसके अंदर, ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं। लिख लो, वैसे तो वहां ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आएगा ये, पर यहां भी लिख लो, बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन। जब मैंने फ्लो डायग्राम बनाया वहां लिखा है मैंने ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन हार्मोन या बर्थ हार्मोन, ठीक है। मिल्क इजेक्शन हार्मोन, बर्थ हार्मोन। अब आ जाओ,
अच्छा, इसके बाद मैंने दूसरी ग्लैंड कराई थी आपको, कौन सी? हाइपोथैलेमस। रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। सिर्फ एंटीरियर लोब को कंट्रोल करता है, क्योंकि पोस्टीरियर लोब तो हाइपोथैलेमस का ही प्रोजेक्शन है भाई। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन की बात करता हूं तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मतलब सोमैटोकाइनिन। अरे बोला तो करो, तुम बुद्ध से बन जाते हो। ठीक है, सोमैटो क्राइम मतलब रिलीज करना, याद रहेगा ना आपको। ठीक है, फिर मैंने इसके बाद बताया था नंबर 2, ठीक है भाई, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन को भी रिलीज करा रहे हैं, तो क्या हो गया, सॉरी, कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को भी रिलीज करा रहे हैं, तो कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, समझ में आया? लैक्टोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, नहीं आया क्या? और एक और होता है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, बस रिलीजिंग हार्मोन आगे लगा देना है। इनहिबिटिंग हार्मोन की बात करते हैं तो दो ही इनहिबिशन एक सेपरेट हार्मोन होते हैं, एक डोपामाइन और एक सोमैटोकाइनिन। सोमैटोकाइनिन की बात करूंगा तो ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा, और डोपामाइन की बात करूंगा, कोई डाउट क्या? हाँ, सोमैटोस्टैटिन तो बोला था मैंने, क्राइन बोल गया मैं, कोई नहीं, तुम्हें तो पता है ना। हाँ, सोमैटोस्टैटिन क्या काम करेगा? सोमैटो ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा, और अगर मैं डोपामाइन की बात करता हूं, प्रोलैक्टिन के हार्मोन को इनहिबिट करेगा। यहां तक कोई डाउट? याद हो गया ना सारा? लास्ट में मैंने एक ग्लैंड नहीं, पीनियल भी करा दी थी। पीनियल में रट्टा नहीं मारना, क्योंकि मैं बताऊं अभी तो तुम्हें लग रहे हैं याद हो रहे हैं, जब सारे ग्लैंड खत्म हो जाएंगे सारे हार्मोन के फंक्शन तुम्हारे ब्रेन में मिक्स हो जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूं कि समझ के करना। समझ के का मतलब है कंसेप्चुअल। जैसे पीनियल ग्लैंड की बात करता हूं, एपिथैलेमस के ऊपर होती है, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, ये ऊपर होती है। ठीक है, ये आई से कनेक्ट होती है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू उसकी एक ब्रांच आती है, उससे कनेक्ट कर देती है उसको। समझना मेरी बात? यानी कहीं ना कहीं ये आइस का मतलब लाइट से कनेक्टेड है। ये हमारी बॉडी की दिन और रात की जो साइकिल चल रही है ना, डाईयूरनल साइकिल, एक तो नॉक्टर्नल होती है रात्रिचर, एक डाईयूरनल होती है। ठीक है, हम डाईयूरनल साइकिल रन करते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करता है। दिन जब बढ़ता है, लाइट बढ़ती है, तो लाइट इसके सीक्रेशन को इनहिबिट करती है। जब लाइट नहीं होती है तभी इसका सीक्रेशन बढ़ेगा। इसमें कोई डाउट? ये करता क्या है, हमारी 24 आवर की रिदम को मेंटेन करता है। यानी जैसे 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 इसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, रात में बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका बीएमआर कम होगा, कम होगा, रात में आपका बीएमआर कम होगा। जैसे जैसे इसका लेवल घटेगा बीएमआर बढ़ेगा। यानी बीएमआर को कंट्रोल करता है। बीएमआर का मतलब है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बीएमआर बॉडी टेम्परेचर कंट्रोलर तो इनडायरेक्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बॉडी डिफेंस का भी काम करता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? कहीं ना कहीं डिफेंस की बात आती है तो ये पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि पिगमेंटेशन डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है। यहां तक समझ में आया नहीं आया? सारे फंक्शन कनेक्ट हो गए सारे के सारे। रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि एक्चुअल में है क्या। समझ रहे हो ना? सारे एसी बंद कर रखे हैं आज तुमने? ठंडा लग रहा है, तुम ठंडे के चक्कर में तुम CO2 अपना लेवल बढ़ा रहे हो। एसी कम से कम CO2 तो खींचता है तुम्हारे रूम से, है? ये सब बंद है, ये बंद लग रहा है, वो भी बंद लग रहा है मुझे। तुम्हें फील नहीं होता, मुझे सांस लेने में फील हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। कम से कम चालू तो रखो, टेम्परेचर कर लो कम से कम। वेंटिलेशन, एसी कैसे काम करता है पता है क्या? ये कमरे की मॉइस्चर और CO2 को खींचता है, अपने आप कमरा ठंडा हो जाएगा। समझ में आया? तुम्हें लग रहा है कि ठंडी हवा फेंक रहा है वो खींच रहा है, पर फैन भी लगा हुआ है वो स्प्रेड करने के लिए चीजों को। ठीक है, समझ दो। एक तो जो आपकी यहाँ की एयर है उसको सर्कुलेट करके वो स्प्रेड कर रहा है, और CO2 और जितना ये मॉइस्चर है उसको खींच रहा है। ठीक है, तो चलने दिया करो उसको। ठीक है, जिससे कम से कम चीजें निकलती रहे। अब करें आगे। अब लास्ट जो आज हमें करानी थी, पीनियल। ओ पीनियल तो हो गई। थायराइड, तो पहले मैं थायराइड कराऊंगा। नहीं, थायराइड से पहले एक और चाहिए तुम्हारी, थाइमस। मैंने यहां नहीं डाली है, यहां लिख दी है। थाइमस की पोजीशन मत भूल जाना। मान लो ये हार्ट है, कौन है? ये एओर्टा है, मतलब ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे घूमता है एओर्टा, हार्ट का एओर्टा। ये मान लो ग्लैंड है, ये एओर्टा के आगे होगी। आगे का मतलब वेंट्रल या डोर्सल, समझ गए ना? और इसके आगे आपका स्टर्नम होगा। तो एक्चुअल में हार्ट आपका लंग्स के बीच में होता है, तो थाइमस भी कहां होगी? लंग्स के बीच में होगी। ठीक है, हार्ट के वेंट्रल साइड में होगी, और स्टर्नम के बिहाइंड पीछे होगी। तो रट्टा मारने की जरूरत है हम?
ये पोजीशन ध्यान रखना हमेशा, यानी थाइमस की पोजीशन क्या, ओल्ड एनसीईआरटी ये पोजीशन गलत दे रखी है, तो ध्यान रखना है आपको कहां होती है, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम। क्लियर है बिल्कुल, इस पर क्वेश्चन आता है, मतलब ये लाइन है, पुरानी एनसीईआरटी में गलत दे रखा है इसको थोड़ा सा, जिन पर पुरानी एनसीईआरटी, पुरानी का मतलब थोड़ी 2 एडिशन पुरानी, ठीक है। थाइमस ग्लैंड, हाँ, लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, बिटवीन लंग्स होती है, बिहाइंड स्टर्नम होती है, स्टर्नम के पीछे, और वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। इसमें कोई डाउट? ये एक ऐसी ग्लैंड है जो आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती है। अभी कहते हैं ओल्ड एज पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होता है, तुम सबका इम्यून सिस्टम उससे बेटर है, हाँ या ना, समझ रहे हो ना, तुम्हारा इम्यून सिस्टम सबसे बेटर है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर धीरे धीरे ये ग्लैंड अपने साइज को ले चुकी है ऑप्टिमम कंडीशन पर, ठीक है। जब स्टार्टिंग में छोटी होती है, धीरे धीरे इसका साइज एक ऑप्टिमम कंडीशन पर आता है, जब ऑप्टिमम कंडीशन पर आता है तब इसकी रिवर्स चालू होती है, डिक्रीज होना, समझ रहे हो, फिर एज के बढ़ने के साथ साथ रिड्यूस होती है, और ओल्ड एज पर्सन के अंदर बहुत छोटी रह जाती है, ठीक है। और ये एक हार्मोन को बनाती है, थाइमोसिन, और एक्चुअल में यही वो हार्मोन है जो आपकी इम्यून सिस्टम, बॉडी की इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हो ना मेरी बात? सर कैसे कैसे कंट्रोल करता है? आपके 2 मेन इम्यून सिस्टम है, एक तो टी लिम्फोसाइट बेस्ड और एक बी लिम्फोसाइट बेस्ड, जो मैं कराने वाला हूं डिटेल में, ठीक है। यानी सारे टाइप की बी लिम्फोसाइट, सारे टाइप की टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन, इन सब के लिए यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए ना मेरी बात? ये हार्मोन जाता है रेड बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर इन सेल के फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे कि इन सेल का नंबर बढ़ जाए। आई नहीं आई? हाँ या ना? समझ गए? ठीक है। इन्हीं में जो टी लिम्फोसाइट होते हैं और बॉडी के अंदर, उन्हीं का एक रूप और होता है डेंड्राइटिक सेल। ये एक तरीके से एंटी कैंसर सेल होते हैं, ठीक है, जो कैंसर को मारने का काम करते हैं। समझ रहे हो? कैंसर सेल सबके अंदर हर समय बन रहे होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जो तुम खा रहे हो बाहर का, वो थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। भाई नॉर्मल ग्रोथ तो चली रही ना बॉडी के अंदर, छोटी मोटी सेल तो डिस्टर्ब हो ही जाती है ना, तुम्हारे तमाम चीज खाने की वजह से, चीजों की वजह से, तो अनकंट्रोल ग्रोथ हुई, तुरंत पकड़ के खा गए, यहाँ हुई पकड़ के खा गए, यहाँ हुई पकड़ के खा गए, चल रही है प्रोसेस, हर समय चल रही है, उसको रोक नहीं सकते तुम, ठीक है। तभी तो मैं कहता हूं बस इम्यून सिस्टम को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर मैं टीबी के बैक्टीरिया की बात करता हूं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूबीसी 80% पॉपुलेशन के अंदर इंडिया के लंग्स में टीबी का बैक्टीरिया बैठा है। सर्च कर लो, मिल जाएगा तुम्हें, कहीं भी मार दो गूगल, ठीक है, ठीक है। इंडिया के अंदर 80% पॉपुलेशन के लंग्स में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, पर टीबी नहीं होती सबको। क्यों? आपका इम्यून सिस्टम, जब तक आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, टीबी नहीं हो सकती। एचआईवी के पेशेंट की डेथ का मेन कारण ही टीबी होता है। जैसे ही उसको, समझ रहे हो, था अब तक, पर अब कैंसर धीरे धीरे डोमिनेंट हो रहा है। 1 साल के अंदर कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, एक राक्षस की तरह, बहुत तेजी से, मतलब बहुत तेजी से, पूरी दुनिया के अंदर, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया तो हॉटस्पॉट बनता ही जा रहा है इसका, ठीक है, पर पूरी दुनिया के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में ये नहीं होता था, अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया है ये राक्षस। समझ रहे हो ना मेरी बात? बहुत बहुत खतरनाक कंडीशन है। जितना बड़ा ये राक्षस है, उससे ज्यादा राक्षस डॉक्टर बन चुके हैं, खतरनाक, उससे बड़े राक्षस, जल्लाद। समझ रहे हो? तभी तुमसे कहता हूं, तुम अगर सही सलामत निकल गए तो दुआएं मिलेंगी तुम्हें, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और गलत काम किया तो बददुआएं मिलेंगी तुम्हें, चाहे कितना भी कमा लो, सब जीरो। ये मैं रियलिटी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो तुम जिस प्रोफेशन में हो, ये बहुत सुंदर प्रोफेशन है, पर तुम इसको बना के रख गए। अगर तुम्हारे दिमाग में जरा भी आया कि बीएमडब्ल्यू उसके पास है, मेरे पास भी होनी चाहिए, मैं सच कह रहा हूं, वो बीएमडब्ल्यू रखी रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअल में सारा खेल यहां से है, सेटिस्फेक्शन से है। आप अपने काम में सेटिस्फाइड हो, आप इंजॉय कर रहे हो, यही जीवन है, मैं सच कह रहा हूं। पैसा जरूरी है, जरूरी कितना है? जितनी रिक्वायरमेंट है, नहीं तो लिमिट तो कोई है ही नहीं ना किसी चीज की, लिमिट नहीं है कोई किसी चीज की। आप हेलीकॉप्टर रख लो तब भी आप दुखी होगे। तो मतलब मैं रियल बोल रहा हूं, तुम अभी नहीं समझ में आएंगी चीजें, समझ में आएंगी समय के बाद, ठीक है। पर दिमाग में चीजें डालना चालू कर दो, रियलिटी है, समझनी पड़ेगी ये, ठीक है। वापस आओ। तो इसलिए कह रहा हूं, इस लाइन में जब जा रहे हो, जितनों का सिलेक्शन होगा भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, कमाना पर तरीके से,
मैं ये नहीं कह रहा, तरीके से, ठीक है। दिस ग्लैंड सीक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन, तो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है ये? थाइमोसिन, ये मत भूल जाना, थाइमोसिन, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि थाइमोसिन का सीक्रेशन प्रॉपर होता रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको एक तरीके से कैंसर से भी बचा रहा है। आपकी बॉडी के अंदर डेंड्राइटिक और टी लिम्फोसाइट का लेवल बढ़ता रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअल में आपको बचा रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो करंट डेटा निकला है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर राक्षस की तरह बढ़ रहा है, ठीक है। अभी मैंने मदर के लिए बात की बच्चों से, एक जो स्टूडेंट है जो मेडिकल कॉलेज में, मालूम पड़ा उस बच्ची को ही कैंसर है। नहीं आया क्या? सर ब्रेस्ट कैंसर मुझे भी है, ठीक है, मैं खुद ट्रीटमेंट करा रही हूं, मैं आई एम शॉक्ड, ये हो क्या रहा है भाई? तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है, बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों में नहीं होता था कभी, ये फीमेल्स में होता था जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते थे, ठीक है। जो स्मोकिंग, धूम्रपान, ये फीमेल नहीं होती आजकल कर रही हैं खूब, ठीक है, हाँ, ठीक है, उनके अंदर होता था, समझ रहे हो? जिनकी जिनकी जो लाइफ स्टाइल है खराब है, उनके अंदर होता था, पर ये अब नॉर्मल के अंदर हो रहा है। या आफ्टर मेनोपॉज होता था, ओल्ड एज पर, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है तो फीमेल का इम्यून सिस्टम फिर भी गड़बड़ हो जाता है। सारी दिक्कतें फीमेल को आफ्टर मेनोपॉज ही आती हैं, उससे पहले नहीं आती, समझ रहे हो? पर अब ये फीमेल में तो भी हो रहा है और मेल में भी हो रहा है, खतरनाक। लंग कैंसर बड़ा कॉमन हो गया इस पॉल्यूशन की वजह से, समझ रहे हो? तो थोड़ा अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ठीक है। बाद बाकी का तो हमारे हाथों में नहीं है ना, अवेयरनेस ही कर सकते हैं, अपनी तरफ से जितना कर सकते हो कर लो, बाद बाकी का ठीक है, जो है ऊपर वाले के हाथों में, ठीक है। बस ये है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मत खाया करो समोसे यार, ठीक है। मेरा बस चले तो मैं कैंटीन खुलवा दूं या बढ़िया तुम्हारे लिए वो करवा दूं, पर बस नहीं है मेरा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, समझ में आया? बस नहीं है, लास्ट ये भी तो बोला मैंने, ठीक है, लास्ट में एक टर्म ही जोड़ा। हाँ, मतलब ये है कि हाँ, कम से कम स्प्राउट खा लो, फल खा लो, 2-4 केले रख के लाओ वो खा लो, जो अंकुरित जो होते हैं दालें और बादाम ये खा लो भाई। नहीं आया क्या? मूंगफली के दाने आते हैं 100 रुपए किलो, मूंगफली नहीं समझते हो? यहाँ बिहार में उसको बादाम बोलते हैं, ठीक है, हाँ। बस अरे मैं अभी मूंगफली की बात कर रहा हूँ, भिगो के खाने की बात कर रहा हूँ, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत एनर्जी देते हैं। एक मुट्ठी मूंगफली के दाने खा लो, साथ में मूंग की दाल भिगो के खा लो, मैं सब कह रहा हूं, तुम 2-3 बजे तक तुम्हारे अंदर एनर्जी भरपूर रहेगी, और प्रोटीन की जरूरत भी है। वापस आओ, तो ध्यान रखना है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे साइज घटेगा, वैसे वैसे इम्यून सिस्टम घटेगा। तो ओल्ड एज पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होगा या स्ट्रांग होगा? मैं आपसे कहूं, ओल्ड एज पर्सन को आपको वैक्सीन लगानी है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन लगाओगे या हीट किल्ड वैक्सीन लगाओगे? हीट किल्ड क्यों लगाओगे? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी इसका साइज डिक्रीज होगा और उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, और कमजोर इम्यून सिस्टम में अगर आपने लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन लगा दी तो वो उल्टा, समझ रहे हो, खत्म कर देगी। इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल को, ओल्ड एज पर्सन को, या किसी को HIV या कोई ऐसा डिसऑर्डर का इम्यून सिस्टम वीक है, कभी भी लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन नहीं लगाते, ऑलवेज हीट किल्ड वैक्सीन लगाते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो भाई। एक लाइन में कहा जाए, एक लाइन में कहा जाए तो ये थाइमस है, कौन है? अरे थाइमस कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है? थाइमोसिन, थाइमोसिन, समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर मैं थाइमोसिन की बात करता हूं, थाइमोसिन की बात करता, वैसे तो मैं देखो चैप्टर कल लास्ट लगभग कर दूंगा मैं, लगभग लगभग, पर परसों ये बहुत अच्छी तरीके से मैं रिवाइज करा दूंगा पूरा का पूरा। नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा लेकिन परसों में, हाँ वो अगले राउंड पे नया, कल नया नहीं करूंगा मैं ना, कल का मतलब परसों नया नहीं करूंगा, क्योंकि फिर से क्या होगा ना, वो रिदम बन नहीं पाएगा, बिगड़ जाएगा मामला। थाइमोसिन क्या काम करता है? स्टिमुलेट कर रहा है किसको? बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड, मीडिएटेड इम्यूनिटी, जानते हो क्या? बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं?
यस, ह्यूमरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहां बनाती है? ब्लड के अंदर, बॉडी के फ्लूइड के अंदर। और बॉडी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरल। तो बॉडी फ्लूइड बेस्ड इम्यूनिटी, सो इट्स कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी। नहीं आई? समझ रहे हो ना मेरी बात? या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कह सकते हो, एंटी बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। समझ रहे हो ना मेरी बात? अरे भाई हाँ ना तो बोल दिया करो। हाँ बस, थोड़ा सा मैं समझ गया तुम सो जाते हो तो मैं थोड़ा बुलवाना जरूरी है। यहां तक क्लियर है? अब ये किसको स्टिमुलेट करेगी? ठीक है, बच नहीं सकते पर कोशिश करो कि ऐसी चीजें मत खाओ ये आसपास जो तुम मैं रोकूंगा नहीं, समझाऊंगा बस, तो मैं समझ में आया तो अच्छी बात है। ये स्टिमुलेट करेगी नंबर वन। नंबर वन किसको स्टिमुलेट करने वाली है? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, समझना। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? सी, जगह नहीं बच रही है यहां, इधर लिख रहा हूं मैं, सी एम आई। याद आई? हाँ, कहां कराया था? 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। 12th सब करके आए हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सीएमआई, तो इसमें कौन कौन से सेल होते हैं? टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स, टी मेमोरी सेल्स। समझ गया ना? समझ रहे हो ना? एक ग्लोए की टैबलेट्स आती हैं, ग्लोए, आते हो, जानते हो? बस एक टैबलेट सुबह से खा करके बस पानी से एक गिलास पी के सुबह दिनचर्या स्टार्ट करो ना, तो एक ग्लोए की टैबलेट जो रूटीन में लाइफ में परमानेंट, एक ग्लोए तो तुम्हें मिलेगी नहीं यहाँ पर लगी हुई, ठीक है, मिल जाएगी तो सस्ता। मैं प्योर नेचुरल ग्लोए की बात कर रहा हूं, तो वो तुम कर नहीं पाओगे ना कि ग्लोए की डंडी को तोड़ के पानी में खोला के पियो, वो सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं है तो सुबह उठ करके, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आयुष ने अभी लॉन्च किया था कोरोना के टाइम पर अपने एक आर्टिकल, तो उसने दिया है इस चीज को कि ग्लोए को मतलब एक नेशनल उसमें रखा गया है, क्योंकि ग्लोए टी किलर सेल की नंबर को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, भी देखा गया है। ठीक है, तुलसी भी बढ़ाती है और भी बढ़ाती है, पर ये नेचुरल हर्ब्स के अंदर ग्लोए टी किलर सेल और साथ में डेंड्राइटिक सेल के नंबर को बढ़ा रही है, यानी एक तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को बहुत तगड़ी तरीके से बूस्ट करती है। तो रूटीन लाइफ के अंदर एक छोटा सा कैप्सूल टेबलेट 80-90 रुपए का आता है, एक डिब्बा पूरा। मिल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, वो तो सुपर नेचुरल है, पर तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए तुम बस सुबह उठे, एक निकाला, एक गर्म पानी का गिलास लिया, पी गए, तो इससे क्या होगा? आपका मोशन अच्छा होगा, और सुबह की दिनचर्या यहीं से होती है। पानी हमेशा बैठ के पीना, खड़े होकर मत पीना। खाली पेट उठते ही बिना ब्रश किए बैठ करके, घुटनों के बल बैठ करके वो डाल के पानी पी के फिर अपनी दिनचर्या चालू करो, ठीक है? आधे तो तुम यहीं सही हो जाओगे, ठीक है? हाँ बेटा, घुटने सही रखने, टकने, तो बैठ के पियो। फिर वो लॉजिक है, बाद में डिस्कस करेंगे। ये चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? किलर। तो किसको किल करते हैं? या तो वायरस इन्फेक्टेड, इधर वायरस इधर, अरे वायरस इन्फेक्टेड सेल को, या कैंसर सेल को। समझ में आया ना? चलो ठीक है, ये किल करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल, वे भी अपनी ही है ना वायरस इन्फेक्टेड सेल। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या कैंसर सेल, कैंसर सेल्स, याद रखोगे। सप्रेसर इनको सप्रेस करने का काम करते हैं, ये पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल इम्यून सिस्टम।
मेमोरी फ्यूचर के लिए, मेमोरी समझ रहे हो, इनएक्टिव सेल्स होते हैं, इनएक्टिव, एक्टिव, जरूरत पड़ने पर यही एक्टिव हो जाते हैं और किलर में कन्वर्ट होकर के मारना चालू कर देते हैं। यहां दो में कन्वर्ट कर दोगे, कौन कौन से होंगे, प्लाज्मा, प्लाज्मा सेल, ये तो मैं कितने बार लिखूंगा इस चीज को, तो मैं प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल, मेमोरी सेल, मेमोरी इनएक्टिव हो गया, प्लाज्मा क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, तभी तो उसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, कोई डाउट, ये इनएक्टिव रहते हैं, जरूरत पड़ने पर मेमोरी सेल ही प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो। ये समझ में आया, हाँ बेटा, मीडिएटेड नहीं समझ में आया, उस पर आधारित, हाँ क्या, तो मैच्योरेशन तो बी भी होता है, टी भी होता है, पहले बनते हैं फिर मैच्योर होते हैं, हर सेल होते हैं, बनते हैं मैच्योर होते हैं। भाई ये कर क्या रही है, ये स्टिमुलेट कर रही है इनको, तो इनमें कर क्या रही है, फॉर्मेशन मैच्योरेशन को तो स्टिमुलेट करेगी। अरे यार तुम रट्टा मार रहे हो, तुम पता नहीं क्या फॉर्मेशन, समझ गया, एंड मैच्योरेशन, क्या कर रही है, इनको इनको बना रही है, उनको परिपक्व कर रही है, मैच्योर कर रही है, क्या कर रही है, बना रही है और मैच्योर कर रही है, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन। ये सेल ही तो है, लिम्फोसाइड, लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड, इनको बनाओ मैच्योर करो, ठीक है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी उसके अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कि बी लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड बनते तो बोन मैरो में, पर बी टी लिम्फोसाइड का मैच्योरेशन थाइमस में होता है जाकर के, याद आया, थाइमस को इसलिए हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइड, समझ रहे हो, तुम बने तो अपने घर में हो, बड़े अपने घर में हुए हो, पर मैच्योरेशन कहां हो रहा है, स्कूल्स, कोचिंग्स, आपके जो भी जहां आपने एजुकेशन ली है, ठीक है। अरे मैं सभी जगह, चाहे वेदांतु हो तो स्कूल नहीं पार्टिसिपेट किए, तुम क्या स्कूल नहीं पढ़े, डायरेक्ट वेदांतु में आ गए, स्कूल भी गए ना, स्कूल ने यहां तक पहुंचाया, वेदांतु ने तुम्हें मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर तुम्हें पीजी कराएंगे आगे जाकर के, तब तुम डॉक्टर बनोगे, समझ रहे हो, तब तुम किडनी बेचोगे, हैं क्या, हाँ बेटा, पूरी मैकेनिज्म क्यों, कहा, देखो ऑनलाइन में टाइम होता था, अब ऑनलाइन में नहीं कराता मैं इतनी चीजें, समय के अनुसार मैंने भी चेंज कर दिया है अपने को, अगर मैं चेंज नहीं करूंगा तो फिर चेंज कैसे होगा, समझ रहे हो, हाँ एवोल्यूशन। पहले मैंने देखो मैंने क्या किया, कंटेंट बहुत सारा, पहले बहुत ज्यादा कंटेंट दिया था, तो टीचरों ने भी कंटेंट ज्यादा देना चालू कर दिया। अब मैं एनसीईआरटी पर आ गया, एनसीईआरटी सीरीज चालू कर दी, अब तुम यूट्यूब पे देखना, हर कोई जो देखो एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ठीक है। अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराने चालू कर दिए, तब लोगों में चर्चा चल रही है, यार क्वेश्चन निकालो कुछ ऐसे क्वेश्चन हमें भी कराने, मतलब एक ना एक आगे चलो पीछे पीछे लोग, ठीक है। तो समय लेकिन जरूरी भी है, समय एक्चुअल में यही है, अगर आप पुराने ढर्रे से पढ़ रहे हो तो एक्चुअल में आप समझ रहे हो सही टाइम पर सही चीजें करने वाले रूट पर नहीं हो, समझ रहे हो, समय संग चेंज करना पड़ेगा आपको, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मेमोरी का मतलब है वही सेल है पर इनएक्टिव है, जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्टिव होकर के फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी करेगी, ये भी किलर सेल है पर इनएक्टिव है, जरूरत पड़ने पर तुरंत कन्वर्ट होगी, तुरंत मारना चालू कर देगी, ठीक है। हाँ जोर से बोल, किसके बीच में, हाँ क्या, अब होता ही यहां पर, रहता क्यों है भाई, कहां पे, क्या बताऊं तुम्हारी बातें सुन करके तो मेरे तो समझ लो क्या करूं, अपने बाल पकड़ूं तेरे बाल पकड़ूं, एड्रिनल ग्लैंड यहां होती है, पर काम तो पूरी बॉडी में करती है, तो यही क्यों होती है, सारी ग्लैंड कहीं पर भी हो वो हार्मोन रिलीज करती हैं, समझ में आ गया, हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं,
समझ में आया? जहां उसके रिसेप्टर होते हैं वहां जाके वो काम करेंगे। तो ग्लैंड काम नहीं कर रही है, हार्मोन काम कर रहे हैं। थाइमस यहाँ है तो क्या हुआ, वो अपने हार्मोन कहां रिलीज कर रही है, ब्लड में। ब्लड से सर्कुलेट करके कहां जा रहे हैं, रेड बोन मैरो के अंदर। रेड बोन मैरो में क्या है, स्टेम सेल। भाई कैसी बात है, तुम मुझे डिप्रेशन में डाल देते हो। मैं सच के कई में तो क्या हो रहा है भाई, ये टॉप 10 रैंक वाला सपना पूरा करेंगे? टाइम नहीं है भाई, कौन आ गया टाइम वाला? टाइम नहीं है, इसी साल निकालना है भाई। आ जाओ अब, कमर कस लो भाई। खतरनाक ग्लैंड रह गया क्या? कमर कस लो। थायराइड बहुत समझने की है, समझियो थायराइड बहुत ज्यादा वैसी है टिपिकल, समझना। हाँ जो जोर से बोल। भाई अभी लास्ट में मैं पूरा क्लासिफिकेशन कराऊंगा कि हार्मोन कितने प्रकार के हो सकते हैं। पेप्टाइड भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड नेचर के भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड नेचर के भी हो सकते हैं, वो मैं कराऊंगा, लास्ट में आएगा। हाँ हाँ, तो हर हार्मोन तो लिखा होगा ना, कोई पेप्टाइड नेचर का है, कोई, समझ रहे हो ना, अमाइनो एसिड नेचर का है। नेचर का मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, प्रोटीन से मिलके बना है। हाँ यहां तक हो गया। तुम सबको पता है जो छठे हुए लोग हैं उनको निकाल के कमरे में रखना चाहिए, ठीक है। बात जैसे कि बाद बाकी थे बेचारे शांति से पढ़ लें। हाँ बोल। क्या? ढंग से बोला कर पहले। ही मो क्या बताया था उसको मैंने, सो रहा था तो ये सोता है, पीछे सोता था। हम यहाँ अभी बताया था हिमोरल मतलब बॉडी फ्लूइड, बोला था ना। और ऐसी इम्यूनिटी जो बॉडी फ्लूइड बेस्ड है, बॉडी फ्लूइड पर आधारित है, क्योंकि एंटीबॉडी कहां बनते हैं, एंटीबॉडी बॉडी फ्लूइड में बनते हैं, सो इट्स कॉल्ड हिमोरल इम्यूनिटी। अभी बोला था, समझाया था मैंने उसको, और सोते हो तुम। हो गया होगा ना? अब आ जाओ भाई, एकदम एकदम अलर्ट, एकदम अलर्ट, एकदम एकदम अलर्ट। कौन सी ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम? थाइमस थायराइड में कंफ्यूज मत होना, एक नीचे होती है, एक ये दिख रही है ना। क्या बेटा? हाँ समझ गए ना मेरी बात, समझ गए ना मेरी बात, जानते हो ना इसके बारे में? अच्छा, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ट्रैकिया के ऊपर लगी हुई है, समझ रहे हो, और ट्रैकिया के पीछे तो ईसोफेगस है। जैसे शीशे वाली कार्टिलेज है ना, आगे से कंप्लीट पीछे से इनकम्प्लीट, ऐसे ही ये होती है। अगर एनसीईआरटी की दो डायग्राम है, एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये है, बताओ इनमें से डोर्सल साइड कौन सी है, वेंट्रल साइड कौन सी है, पोजीशन ये कौन सी है, तो ये कौन सी है? नीट में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, पर आ गया ना, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। समझ में आया? जबकि बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं आया क्या? क्योंकि पीछे ये पर जो बच्चे कंसेप्ट से पढ़ा होगा वो समझ जाएगा यार, आगे से वेंट्रल पूरा होगा, पीछे तो ईसोफेगस पूरा नहीं होगा, तो पीछे वाला साइड क्या हो गया, वेंट्रल, ठीक है, और आगे वाला साइड क्या हो गया, डॉर्सल, सॉरी वेंट्रल, पीछे वाला डॉर्सल, तो ये क्या कहलाएगा, वेंट्रल। नहीं समझ तो जाएगा, पर एमडी सर से पढ़े होने वाले भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बुरा मत मानियो, ठीक है, मेरी आदत है, ठीक है। मुझे दो चार बच्चे चाहिए थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए, तो कभी तू बन जा, कभी वो बन जाएगा, ठीक है। समझ, माहौल चेंज कर दिया अगर, क्या फर्क पड़ता है। हाँ समझ में आया? हाँ तो अब यहाँ जाओ, वेंट्रल, तो ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, डॉर्सल। अब आ जाओ, ये डायग्राम घर पे तसल्ली से बनाना, अभी नहीं। अगर मैं, सुनो, थायराइड की बात करता हूं, शेप कैसा नजर आ रहा है, एच शेप नजर आ रहा है, यानी ये कैसी होती है, ये थाइमस बाय लोब्ड होती है, कैसी होती है, बाय लोब्ड, दो दो लोब बने हुए, एक और एक दो। मैंने क्या थाइमस लिख दी, अरे यार, थाइमस कैसी होती है, बाय लोब। अरे टेट्रा क्यों होंगे, एक और दो ही तो लोब है, टेट्रा टेट्रा मैंने चार हो गया। अब कहाँ है, कहीं वही आगे वाला दिख रहा है ना पीछे, वो तो दूसरी ग्लैंड है, पैराथायराइड अलग ग्लैंड होती है, ये अलग ग्लैंड है भाई। आ जाओ, 19-20 साफ साफ नहीं लिखा।
अच्छा, थायराइड ग्लैंड की बात करता हूं, कैसी है? बाय लोब्ड, बाय, अब मेरे साथ साथ लिख लो, मैं टाइम अगले अलग से नहीं दूंगा मैं, ठीक है। ये आपस में जुड़ी होती है कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, बीच में कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोलोगे इन कनेक्टिव टिश्यू को? इस्थमस, क्या बोलोगे? इस्थमस। समझ में आया नहीं आया? अगर मैं थायराइड के अंदर देखूं तो अंदर, अभी उधर डायग्राम में दिखा दूंगा, तो अंदर एक और ग्लैंड होती हैं, अंदर और भी ग्लैंड होती हैं इसके अंदर। वो कौन सी ग्लैंड होगी? पैराथायरॉयड। थायराइड के अंदर पैराथायरॉयड, ये अलग ग्लैंड है, थायराइड नहीं है, ये ग्लैंड ही अलग है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है, एक नहीं होती है, 2 पेयर्स, यानी कितने हो गए? 4, 4। समझ में आया? ये ट्रैकिया नजर आ रही होगी, दिख रही है? ट्रैकिया के लेफ्ट और राइट हैंड पर लगी होती है, समझ रहे हो ना? ट्रैकिया के लेफ्ट और राइट हैंड पर लगी होती है, एच शेप नजर आ रही होगी आपको, ठीक है? कैसी होती है? एच शेप। हाँ, बटरफ्लाई भी बोल सकते हो, ये ओनली फॉर नॉलेज, ठीक है? यहां तक समझ में आया? एनसीईआरटी में लाइन देख लो, एनसीईआरटी क्या करिए, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ द 2 लोब, 2 लोब नजर आ रहे हैं, बाई लोब्ड है, विच आर लोकेटेड, कहां लोकेटेड होती है? लेफ्ट और राइट, ठीक है, आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के दोनों साइड में लगी हुई है। बोथ, अरे भाई कौन है ये, ठीक है, बोथ द लोब आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ थिन थिन फ्लैप, ये थिन को थिक कर सकते हैं, ठीक है, जो क्या है? एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू है, क्या बोलते हैं इसको? इस्थमस, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, फॉलिकल्स होते हैं और स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं, जो मैं अगले डायग्राम में दिखाने वाला हूं, क्योंकि यहां सब चीजें नहीं आएंगी, फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू को मैं रिप्रेजेंट करूंगा प्रॉपर तरीके से। तो इसका डायग्राम नहीं बनाना है वैसे तो, तुम यार सब कुछ यही करना चाहते हो। यस सर, तो फिर कैसे हो पाएगा? कुछ चीजें तो छोड़ा करो घर के लिए भी। वेंट्रल डोर्सल पैराथायराइड, ठीक है। अब आ जाओ, अगर मैं इसके इस डायग्राम की बात करता हूं, घर पे ड्रॉ करना है, फुल पेज ओरिजोनटल, पूरा ही पेज जाएगा इसके अंदर। अगर मैं छोटे से पार्ट को कट कर लूं, यहां पर किया मैंने ये, अरे समझ रहे हो ना? इसको उठा के बाहर निकाल लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन, ये लिया और ये बाहर निकाल लिया। अब माइक्रोस्कोप में लगा के मैं देखूंगा कि एक्चुअल में है क्या अंदर, समझने की कोशिश कर रहे हो? एक्चुअल में इसमें है क्या? तो इसमें आपको फॉलिकल्स नजर आने वाले हैं, इसमें आपको ऐसे फॉलिकल्स नजर आएंगे, ये फॉलिकल के सेल्स होंगे, फॉलिकुलर सेल्स, सिंपल, सिंपल का मतलब एक लेयर, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, टिश्यू में पढ़ाऊंगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बने हुए फॉलिकल, सिंपल क्यूब जैसे, क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से स्ट्रक्चर बनता है फॉलिकल्स का। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स के बाहर क्या होंगे? ब्लड वेसल्स होंगे, इतना ही नहीं, फॉलिकल्स के बाहर पैरा, पैरा मतलब पेरीफ्री पर, पैरा फॉलिकुलर सेल्स भी होते हैं। फॉलिकल के बाहर पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स भी होते हैं, बाहर पेरीफ्री पर,
पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। अरे भाई नहीं बीटी, बीटी से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है बच्चे क्या हैं, मैं कहूंगा, तुम समझ रहे हो ना, मैं मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ ऊट पटांग हरकत करने ही कहूंगा कि उल्टे हो जाओ, हाथों पर चलो, तो चलोगे क्या? चलो मैं ऐसा कहूंगा ही नहीं, पहली बात है। ये डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये क्या है? स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमा में मिलने वाले टिश्यू जो एनसीईआरटी लिखे थे ना, स्ट्रोमल टिश्यू। यस, तो एनसीईआरटी दो ही चीजों पर फोकस कर रही है, तीन चीजों पर। एक तो एनसीईआरटी ने बात की है इन सेल्स के बारे में, इनको क्या बोलते हैं? पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। एनसीईआरटी बोल रही है ये क्या है? स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक। और एनसीईआरटी यहां बता रही है इनके बारे में क्या है? फॉलिकल्स, फॉलिकल्स। और ये तो ब्लड वेसल्स नजर ही आ रहे हैं आपको, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, हाँ है ना? फॉलिकल्स की बात करता हूं, किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने हैं फॉलिकल? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तुम कैसी हरकतें करते हो? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। चलो हो गया, इतना रच रच के मत बनाओ, जल्दी जल्दी बना बेटा, बस ड्रॉ कर लिएगा, चीजें सारी रिप्रेजेंट हो जाएं, कोई ड्राइंग कंपटीशन नहीं हो रहा। अच्छा, अंदर क्या होंगे? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स पड़े हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये सब क्या है? ठीक है, इट इज अ स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, प्रोटीन्स, थायरोग्लोबुलिन। किस दिन छत गिर ना जाए सर पे। तीसरी क्लास यहाँ तो हो गई ना, सुबह एक हो चुकी है ना उनकी यहाँ पर, अभी मुझसे पहले वीटी की क्लास थी ना, तो किसकी थी? तू नहीं जानती है? अरे पता ना चल जाए वीटी सर को। टीचर डे सेलिब्रेट तो ऐसा नहीं होगा, मतलब पढ़ाएंगे, नहीं समझ में आया, पढ़ाई होगी लेकिन तुम दिमाग में ये लेके मत आना कि कुछ समझ रहे हो ना। हाँ 15-20 मिनट कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर प्रॉपर तरीके से 1.5 घंटे पढ़ाई करेंगे, समझ में आया? 15 मिनट छूट है हर टीचर की क्लास में, 15-20 मिनट तुम एंजॉय कर लेना जो करना है, ठीक है? वो देख लेना टीचर क्या कहते हैं, बट ये है कि 1.5 घंटे डट के पढ़ाई करना, मतलब पौने 2 घंटे वाला काम 1.5 घंटे में कवर कर लेना, फिर लास्ट में जो करना है कर लेना, ठीक है? मतलब अपना अपना टारगेट भी पूरा कर लेना, मतलब ये है। अब आ जाओ समझ ना, एनसीईआरटी ने फॉलिकल की बात की थी, एनसीईआरटी ने स्ट्रोमल टिश्यू की बात की थी, एनसीईआरटी ने पैरा फॉलिक्यूलर सेल, पैरा मतलब बाहर पेरीफ्री पर, फॉलिक्यूलर का मतलब है फॉलिकल की पेरीफ्री पर मिलने वाले सेल, तो ये किसका पार्ट हो गया? थायराइड का पार्ट नहीं हो गया? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स किसके सेल्स हैं? थायराइड के हैं, पैराथायराइड के हैं? मुझे पता है तुम वैसे ही बोलोगे, पैराथायराइड बोलोगे, कौन बोला? ये बोली थी?
तुम बस पिट, घर पे भी कोई पीटता तो होगा नहीं तुम्हें, है ना? हाँ, तभी पापा की परियों के बिगड़ने का कारण ही ये होता है। ठीक है, पर मतलब ठीक है, बेटी मेरे पास भी है छोटी सी, पर मैं उसको डांटता भी हूँ, ठीक है, प्यार भी बहुत करता हूँ। ठीक है, तो दोनों चीजें देखो, अति हर चीज की बुरी होती है, प्यार ज्यादा करोगे तो भी खतरनाक है, समझ रहे हो? कंट्रोल में रहोगे तो ठीक है। मम्मियां, समझ रहे हो, परों को बिगाड़ देती हैं, पापा परियों को बिगाड़ देते हैं, होता है ना ऐसे? अरे होता है, होता है। ठीक है, मम्मियों से पूछो, ठीक है, तो बताएंगे तुम्हें कि भाई हमारा लाल मतलब सर कुछ भी है, प्यार करती हैं। प्यार जरूरी है पर कंट्रोल में। अब आ जाओ, ये कंप्लीट हो गया डायग्राम, अब मैं लिखना चालू कर रहा हूं। हाँ बेटा बोल। क्या? मुझे कुछ अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब चालू कर रहा हूं मैं। एक्चुअल में स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, अब कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है। स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन जिसको क्या बोलते हैं? थायरोग्लोब्यूलिन। एक्चुअल में थायरोक्सिन जो होता है वो एक अमाइनो एसिड होता है, टायरोसिन। ये पूछा जाएगा, एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया था, किस अमाइनो एसिड की आयोडोनेटेड फॉर्म होती है थायरोक्सिन? टायरोसिन अमाइनो एसिड की आयोडोनेटेड फॉर्म होती है थायरोक्सिन। एआईपीएमटी में आया वो क्वेश्चन है, इसलिए मैं लिख भी देता हूं हमेशा यहाँ नीचे, मतलब बहुत सारी चीजें मैं ट्रिकली लिखता हूं जिससे कि कहीं कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे तुम कर पाओ। एक नोटेबल पॉइंट मैं हमेशा लिखता हूं यहाँ पर, क्या है थायरोक्सिन, है क्या? थायरोक्सिन क्या है? इट इज आयोडोनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड। नाम याद रखना है, टायरोसिन अमाइनो एसिड। आयोडोनेटेड, आयोडोनेटेड समझते हो, जिसमें आयोडीन जुड़ जाए, आयोडोनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन, टायरोसिन पढ़ाऊंगा भी अमाइनो एसिड, टायरोसिन अमाइनो एसिड। थाइमोसिन नहीं है, टायरोसिन। थाइमोसिन, अरे वो उधर पेप्टाइडल हार्मोन है। पेप्टाइड का मतलब है जो एक अमाइनो एसिड नहीं, कई अमाइनो एसिड की मिलकर चेन बनती है, वो पेप्टाइड है। एक सिंगल अमाइनो एसिड है तो अमाइनो एसिड नेचर का हो गया। नहीं समझ में आई? टायरोसिन अमाइनो एसिड, टायरोसिन अमाइनो एसिड की आयोडोनेटेड फॉर्म होती है थायरोक्सिन। ये एक नोटेबल पॉइंट करके डाल दो बस। अब आ जाओ, ये मैं अब थायरोक्सिन को मैं डिटेल्ड में लेके चलूंगा आगे, ठीक है। बट अब यहां पर पहले मैं एक थायराइड ग्लैंड का एक पार्ट दे रखा है, पैराफॉलिकुलर सेल। ये क्या रिलीज करते हैं पैराफॉलिकुलर सेल? क्या रिलीज करते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन, थायरो कैल्सिटोनिन, क्या बोलेंगे इसको? टी सी टी, टीसीटी याद रखना है, टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, क्या काम करता है थायरोकैल्सिटोनिन? करता क्या है भाई? ये क्या करता है? कंडीशन लिख रहा हूं, इफ ब्लड कैल्शियम इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा? जब ब्लड कैल्शियम इंक्रीज हो जाए तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या काम करेगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। कैसे करेगा भाई डिक्रीज? क्या तरीका है इसके डिक्रीज करने का? देखो, ये दो काम करेगा। पहला क्या काम करेगा? जो ब्लड में कैल्शियम है, जो ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गया है, क्योंकि अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा ये भी डेंजरस कंडीशन है। हाँ है ना? है नहीं है? कैसे है? ब्लड में कैल्शियम जम जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी ब्लड की जो बॉडी की वेसल्स हैं उनमें जमेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? आर्टीरोस्क्लोरोसिस हो सकती है, और कोरोनरी आर्टरी हुई तो आगे जाकर के एथेरोस्क्लोरोसिस भी हो सकती है। समझ रहे हो? डेंजरस कंडीशन, ठीक है, समझ रहे हो? तो और कैल्शियम आएगा कहां से? बाहर से थोड़ा ना जाएगा,
यानी आपकी बोन ज्यादा टूट रही है, ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा हो रही है, तो बोन को वापस क्या करना है, मजबूत करना है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है उसको बोन के मैट्रिक्स में एडजॉर्ब कर देगा, एडजॉर्ब कर देगा। एक तो एब्जॉर्ब होता है, एक एडजॉर्ब होता है, एड जोड़ देगा, ठीक है, एडजॉर्ब। बोन मैट्रिक्स में, या फिर भी अगर कम नहीं हो रहा तो उसको बाहर का रास्ता दिखाएगा, इलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम फ्रॉम किडनी। थ्रू किडनी। इसीलिए भाई कर क्या रहा है, ब्लड कैल्शियम लेवल कम कर रहा है तो उसको एक नाम देंगे, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपो माने हाइपो कैल्सिमिक। अब क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है, कौन हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, कौन कौन मिलकर के ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, बड़ी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए हम इसको हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन बोलेंगे। फटाफट हो गया। तो अब एक पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया, मैं दूसरे पार्ट की बात करूंगा, थायरोक्सिन की। अब थायरोक्सिन पर मैं आ रहा हूं। मैंने बोला था साथ साथ कर लो, तो मैं टाइम दे देता हूं तो तुम बिल्कुल मस्ती में चले जाते हो, तो अब टाइम नहीं दूंगा लेकिन मैं, बस खत्म। बोला ना, एक मिनट नहीं, एक मिनट नहीं मिलेगा तुम्हें, चलो। हाँ यार, ज्यादा टाइम हो गया अब तो। यस, हाइपो, हाइपो ब्लड में से कैल्शियम को कम कर रहा है। कैसे कर रहा है, या तो ब्लड के कैल्शियम को उठा करके बोन के मैट्रिक्स में डाल रहा है, फिर भी नहीं कम हो रहा, भाई अब किडनी से बाहर निकल तू, भाई पहले तो कोशिश करेगा अब यूज कर ले बोन के मैट्रिक्स में डाल करके, और नहीं हो रहा तो बाहर का रास्ता दिखाएगा, ज्यादा है तो। ठीक। हाँ, एक तो होता है एब्जॉर्प्शन, अंदर चले जाना, ये होता है एडजॉर्प्शन, अंदर जाके जुड़ रहा है, अटैच हो रहा है सरफेस से। एक होता है रिजॉर्प्शन, टूटना, रिजॉर्प्शन टूटना। नहीं आया क्या, इसको डीकैल्सिफिकेशन भी कहते हैं, डीकैल्सिफिकेशन। ठीक है, डिसोसिएशन, रिजॉर्प्शन, क्या, अरे बाहर निकलेगा भाई, यूरिन के, यूरिन से तो कहा, किडनी से क्या होगा, यूरिन तो निकलती है। अरे यूरिन का काम क्या है, एक्सिस में अगर कोई आयन होते हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखाना, कम होते हैं तो उनको री एब्जॉर्ब करके वापस बुला लेना, सिंपल सी बात है। इसी को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। थायराइड के का ही पार्ट है, मैं तभी तो लिखा, इसलिए मैं लिखा सेल ऑफ थायराइड, थायराइड का ही पार्ट है, समझ गए ना, इसलिए लिखा। पैराथायराइड अलग होती हैं, वो मैं अलग कराऊंगा ग्लैंड, ये एक ही ग्लैंड चल रही है अभी, ये ध्यान रखना। पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड, पैराथायराइड नहीं लिखा मैंने, समझ गए ना, हाँ ये गड़बड़ होती है, इसलिए मैं कई बार बोल रहा हूं उसको। अब आ जाओ, अब मैं एक फॉलिकल को बाहर निकाल रहा हूं, निकाल लूं, ये आ गया एक फॉलिकल, ये फॉलिकल, ठीक है, ओके, और ये फॉलिकल, ठीक है।
ये फॉलिकल एक बाहर निकाल लिया है। फॉलिकल के सेल्स कैसे होंगे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तुम सोचोगे हम भी बनाए, इतना बड़ा कैसे होगा? अरे बस रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए और कुछ नहीं। इसके अराउंड क्या होगा? ब्लड ब्लड कैपिलरी। तुम खाए हो? क्या खाए हो? पर आयोडीन कभी भी बाईवैलेंट फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। ये अलग मैकेनिज्म है। मोनोवैलेंट फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, जो अंदर जाके वापस बाईवैलेंट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, पर मैं सिंगल लिखूंगा तुम समझ नहीं पाओगे, तो मैं आयोडीन ही लिख रहा हूं अभी। घूम करके कहां जाएगी? ब्लड के थ्रू कहां पहुंचेगी? इन फॉलिकल के अंदर। कौन आ गई है फॉलिकल के अंदर? आयोडीन। कहते ना डाइट में आयोडीन होनी चाहिए, आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है। समझ में आया? हाँ, गॉइटर, गॉइटर। ठीक है, सिंपल गॉइटर, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। अब ये आप जानते हो सर, ये आप जानते हो ये सेल्स हैं, तो सेल्स में क्या बन रही होगी? प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड। सेल्स के अंदर ही तो बनते हैं, तो सेल्स के अंदर पॉलीपेप्टाइड बन रहे होंगे, और यहां से ये पॉलीपेप्टाइड, कौन? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स निकल के कहा आ रहे हैं? स्ट्रो फॉलिकल के, ठीक है, अंदर आ रहे हैं। स्ट्रोमा तो बाहर हो गया, फॉलिकल के अंदर आ रहे हैं। तो एक पेप्टाइड बना रहा हूं, ये पॉलीपेप्टाइड का डायग्राम ऐसे बनाओ तो ऐसे ऐसे, ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, चलेगा क्या? ये एक पॉलीपेप्टाइड है। पॉली, पूरा कंसेप्ट लेके चल रहा हूं इसलिए थोड़ा समझना होगा आपको, जल्दीबाजी मत करना। पॉलीपेप्टाइड कहां बन रही है? सेल के अंदर। पॉलीपेप्टाइड मतलब मोतियों से मिलके बनी हुई माला। अरे नहीं आई? इस माला में बहुत टाइप के मोती हैं, पर हम एक ही टाइप के मोती को ध्यान दे रहे हैं। ये पिंक कलर के मोती दिख रहे हैं आपको? और भी होंगे, पर मैं अभी सिर्फ पिंक कलर के मोती की बात कर रहा हूं। ये पिंक कलर के मोती की बात कर रहा हूं, पिंक कलर के मोती की बात कर रहा हूं। ये कौन से मोती होंगे? टायरोसिन अमाइनो एसिड। भाई ये क्या है? टायरोसिन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, टायरोसिन अमाइनो एसिड। अब ये आयोडीन जो आती जा रही है, वो क्या करेगी? इन टायरोसिन अमाइनो एसिड का आइडोनेशन करेगी। क्या करेगी? आइडोनेशन। समझना, पूरी मैकेनिज्म ही बता दे रहा हूं मैं। तो कहते हैं आयोडोनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड। समझ रहे हो? तो आयोडीनेशन का मतलब है इनसे आयोडीन जुड़ेगी। मैं और अमाइनो एसिड की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टायरोसिन की बात कर रहा हूं। तो टायरोसिन में जोड़ दो भाई आयोडीन। ठीक है, अब दो तरीके से आयोडीन जुड़ेगी। हो सकता है दो आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ जाए एक टायरोसिन अमाइनो एसिड से, हो सकता है कोई एक ही आयोडीन जुड़े। नहीं आई? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? तो दो टाइप के, दो साइड होती है बाइंडिंग, एक सिंगल आयोडीन जुड़ने की, और या दो आयोडीन, इससे ज्यादा नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से हम अमाइनो एसिड के दो नाम रख सकते हैं, मोनो आइडोनेटेड टायरोसिन और डाई आइडोनेटेड टायरोसिन। ये क्या बनेंगे? डाई, क्या बनेंगे? मोनो।
डाईआयोडोनेटेड, इसको क्या बोलेंगे? मोनोआयोडोनेटेड टायरोसिन, समझना, मोनो आयोडोनेटेड टायरोसिन। कोई डाउट? यानी आयोडोनेशन हो गया, अब इसके अंदर मोनो आयोडोनेटेड टायरोसिन और डाई आयोडोनेटेड टायरोसिन बन रहे हैं, समझ गए ना? अब क्या होगा, सब में नहीं बना रहा हूं, मैं एक दो बना के दिखा दे रहा हूं। कहीं कहीं क्या होगा, ये एक आयोडीन, ये दूसरी आयोडीन, एक आयोडीन, दूसरी आयोडीन, ये आपस में जुड़ जाएंगे, इस तरीके से क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने से क्या बन गया, टेट्राआयोडोनेटेड फॉर्म नहीं बन गई, ये थायरोक्सिन की फॉर्म है, समझना। या कहीं कहीं क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है, कहीं कहीं तो ऐसे भी होगा। क्या होगा, जैसे मान लो इसे दिखा देते हैं, एक आयोडीन, यहां पर दो आयोडीन, दो आयोडीन, तो यहां पर कुछ बॉन्डिंग, मैं एक्चुअल एग्जैक्ट बॉन्डिंग नहीं बता रहा क्योंकि वो मुझे भी आइडिया नहीं है, ठीक है, इसका 3D स्ट्रक्चर। ये जुड़ गए तो यहां पर तीन आयोडीन जुड़ रही है, वहां पर चार आयोडीन जुड़ रही है, दो अमाइनो एसिड के बीच में, एग्जैक्ट समझ में आ रहा है? अरे हाँ है ना? तो एक्चुअल में तुम इसको क्या बोलोगे, टेट्रा, टेट्राआयोडोनेटेड फॉर्म थायरोक्सिन की, इसको क्या बोलोगे, ट्राई, ट्राई आयोडोनेटेड फॉर्म, समझ रहे हो, थायरोक्सिन की। पर ट्राई आयोडोनेटेड फॉर्म बहुत कम बनती है, 10 से 15-20% हार्डली, ठीक है, आप समझना, तो समझने की कोशिश करना, समझ रहे हो ना? पर एक्चुअली जो मैक्सिमम बनती है वो टेट्रा है, मैक्सिमम बनती है वो टेट्रा है, जो टेट्रा बन रही है वो एक्चुअल में थायरोक्सिन है, पर वो इनएक्टिव फॉर्म है। थायरोक्सिन कभी एक्टिव फॉर्म में बहुत ज्यादा बन ही नहीं सकती, समझ रहे हो? तो एक्चुअल में थायरोक्सिन, जो भाई ग्लैंड तो थायरोक्सिन ही बना रही है ना, तो थायरोक्सिन T4 बना रही है, वो T4 रिलीज कर रही है, वो T4 जा रही है, फिर वो T4 लिवर में जाकर के एक्टिव होती है, समझ रहे हो ना, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, T3। तो एक्चुअल में T3 थायरोक्सिन नहीं है, थायरोक्सिन की एक्टिव फॉर्म है, जो ग्लैंड थायरोक्सिन बना रही है वो T4 है, तो T4 को एक्चुअल में तुम थायरोक्सिन बोलोगे, और T3 को थायरोक्सिन ना बोल करके एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन बोल सकते हो, या थायरोक्सिन नहीं बोलोगे, थायरोक्सिन की दूसरी फॉर्म है, थायरोक्सिन नहीं है, एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन है, समझ में आ गया? या ट्राईआयोडो टायरोनिन बोलोगे, ट्राईआयोडो ट्राईआयोडो टायरोनिन, नहीं आई क्या? बताऊंगा अभी, वहीं तो आ रहा हूं अभी, ठीक है, अब तू देख इसको क्या बोलेंगे, देख क्या बोलेंगे, टेट्रा, अभी थायरोक्सिन है, टेट्रा आइडो, थायरोक्सिन नहीं, टायरोसिन नहीं, टायरोसिन हमारा आंसर तो ये रहा, टेट्रा आइडो टायरोनिन। अरे ये लिखा है ना, टेट्रा आइडो थायरोनिन, थायरोनिन, हाँ, थायरोनिन, टायरोसिन नहीं बोलोगे, टायरोसिन तो ये है, नहीं आई, थायरोक्सिन की फॉर्म है टेट्रा आइडो थायरोनिन, नहीं आया, ये याद रखना है, ये क्या है, T4, T4 मतलब चार, टेट्रा, टेट्रा आइडो थायरोनिन, नहीं आई, इसी को बोलते हैं थायरोक्सिन, इसी को बोलते हैं थायरोक्सिन। T3 को थायरोक्सिन नहीं बोलते, वो क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। कौन सी, ये इनएक्टिव है, लिख देता हूं मैं, ये इनएक्टिव है, तो थायरोक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, एक्टिव लीवर में होता है, समझ रहे हो, जहां पर एक आयोडीन रिमूव होगा। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, ये ट्राई T3, ट्राई T3 मतलब ट्राई आइडो थायरोनिन, इसको थायरोक्सिन नहीं बोलोगे,
ये एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव है, पर ये थायरोक्सिन नहीं है। इट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। समझ रहे हो? एग्जैक्ट थायरोक्सिन जो बन रही है वो तो कौन सी बन रही है? T4। कितना परसेंट बनती है T4? अप्रोक्सीमेटली 80 से 90% तक यही बनती है। ये कम बनती है, लगभग 10 से 20% यही बनती है, कम बनती है। एक्टिव फॉर्म बहुत कम होती है, तो एक्टिव बनाने पड़ती है, लिवर के अंदर बनती है। ये समझ में आ गया? तो ये थोड़ा नाम याद रखने, इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। अब जैसे ही मानो आपका बीएमआर बढ़ाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? मैं का मतलब है यहां ब्रेन में से एक हार्मोन निकलेगा। कौन सा हार्मोन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। सीधा कहां जाएगा? ब्लड में। ब्लड में क्या होंगे? इनके रिसेप्टर्स। क्या होंगे? इनके रिसेप्टर्स। रिसेप्टर से क्या करेगा? ये बाइंड। जैसे ही ये हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करेगा TSH, तो वैसे ही सिग्नल कहां जाएगा? अंदर। फिर क्या होगी? एंडोसाइटोसिस ऑफ थायरोक्सिन। समझना, इसकी वजह से क्या होगा? अंदर आएगी, एंडोसाइटोसिस ऑफ T3 एंड T4। यानी ये सारी प्रोटीन अब वापस अंदर आना चालू हो जाएगी। यहां से प्रोटीन कहां आएगी? ये यहां से वापस अंदर आएगी, और यहां से इसको बाहर ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई या नहीं आई? अब इस मेम्ब्रेन को वही क्रॉस कर सकता है जो लिपिड सॉल्युबल है। समझ रहे हो? इस मोतियों की माला के अंदर सिर्फ सॉल्युबिलिटी दो ही जगह है, T3 और T4 के पास, और बाद बाकी का कोई भी इस लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में नहीं आ सकता। ये पूरी माला इसके अंदर आएगी। अंदर एंजाइम्स होते हैं वेसाइकल्स के अंदर, वो उस माला को तोड़ देंगे, माला वापस मोतियों में टूटेगी। अब मोतियों को फेंका जाएगा मेम्ब्रेन से, कुछ मोती मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, कुछ मोती अंदर ही रह जाएंगे। क्रॉस सिर्फ दो ही कर सकते हैं, T3 T4। तो T3 T4 यहां पर आ जाएंगे, T3 भी आ गया और T4 भी आ गया। समझ रहे हो? बाद बाकी के सब सेल के अंदर रह जाएंगे, जिनको वापस प्रोटीन को बनाने के लिए भेज दिया जाएगा। अब T3 T4 मैंने बताया, T4 बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो? लगभग 80 से 90%। समझ रहे हो? ये तो एक्टिव फॉर्म है, अपना काम करेगी। ठीक है। T4 एक्चुअल में ये थायरोक्सिन है। ये सीधा कहां जाएगा? लिवर भैया के पास। किनके पास? लिवर भैया। लिवर भैया क्या काम करेंगे? तू दुखी क्यों होता है? अगर तू इनएक्टिव है तो तुझे मैं एक्टिव करूंगा। तो T4 से एक आयोडीन रिमूव कर दिया जाएगा और बन जाएगी क्या? T3। आया नहीं आया? ठीक है। T4 कितना था? T4 80 से 90% था। ये एक्चुअल में थायरोक्सिन है, पर कैसा है? इन एक्टिव। ठीक है। ये क्या है? थायरोक्सिन ना बोल करके आप इसको बोलोगे ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है। कैसी फॉर्म हो गई? एक्टिव। एक्टिव फॉर्म है। ये जाकर के अपना काम करना चालू कर देती है, पर ग्लैंड थायरोक्सिन बनाती है मैक्सिमम अमाउंट में। यानी थायरोक्सिन क्या हुआ? T4 हुआ, T3 नहीं हुआ। आई या नहीं आई? हाँ, जैसे भाई यहां पर क्या कर रहे हैं? पहले पूरी पॉलीपेप्टाइड को अंदर ले रहे हैं, इसमें T3 T4 मेन होंगे, अंदर ले लिया। इसके अंदर, सेल के अंदर, अब सेल के अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे डाइजेस्टिव पैकेट्स होंगे, गोल्जी बॉडी लाइक। ठीक है। उसमें वो एंडोसाइटोसिस हो जाएगी, एंजाइम होंगे, मोतियों की माला को तोड़ देंगे इन सबके अंदर, जिसमें T3 T4 भी होंगे। अब इनकी यहां से एक्सोसाइटोसिस करेगी। जैसे एक्सोसाइटोसिस करेगी, या मेम्ब्रेन को जो क्रॉस, एक्सोसाइटोसिस नहीं होगी, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, इस मेम्ब्रेन को वही क्रॉस करेगा जो लिपिड सॉल्युबल है।
तो T3 T4 लिपिड सॉल्युबल होते हैं, मैं लिख देता हूं, T3 और T4 क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल। ध्यान रखना, ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे और ब्लड से लिवर में, लिवर इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब बताओ कोई कंसेप्ट कुछ भी दिमाग में आ रहा हो, किसी भी लेवल का आ रहा हो, कोई, कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर, मैं सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा तुम्हारे। जॉन नहीं तो क्या कह सकते हैं, ये बन रहा है, वो भी बन रहा है, दोनों काम करेंगे। पर प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ और भी हार्मोन निकलते हैं जो उस बच्चे का और मदर का बीएमआर बढ़ा देते हैं, जो मैं बताऊंगा आपको प्लेसेंटा जब पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन के टाइम पर। अरे भाई बोन की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, बोन के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करने के लिए वहां से हार्मोन निकलते हैं, तभी फीटस बनेगा। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अभी जरूरत ही नहीं है, जब बच्चे की तू बात कर रहा है, प्रेगनेंसी की बात कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं हार्मोन। प्रेगनेंसी में जब पढ़ाऊंगा तो मैं सारे हार्मोन बता के कोरिलेट करूंगा ना, उसको वहां करूंगा, समय के अनुसार चीजें। अब तुम, अभी मैं एबीसीडी सिखा रहा हूं, तुम मुझे सेंटेंसों की बात कर रहे हो, तो कहां से समझ में आ जाएगा, पहले एबीसीडी पूरी होने दो, फिर छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, फिर बड़े बड़े सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, तब तुम जाके फ्लुएंसी लेकर के आओगे। समझ रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हटा रहा हूं इसको मैं। अब बताओ फंक्शन की बात करते हैं। अब एनसीईआरटी के फंक्शन है, किसी के बाहर के नहीं है। फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन T3 T4 क्या करते हैं, T3 T4 भाई रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब BMR, कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगा। दीज हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट द, भाई समझना, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, यानी अगर किसी का बीएमआर बढ़ाना है तो भाई बीएमआर बढ़ेगा, सारे बॉडी के जितने भी प्रोसेस हैं तेजी से बढ़ेंगे, तो एनर्जी भी तो चाहिए, ग्लूकोज भी तो चाहिए, ऑक्सीजन भी तो चाहिए, तो ऑक्सीजन को लाने के लिए डब्ल्यूबीसी, ब्लड ऑक्सीजन लाने के लिए आरबीसी भी तो चाहिए। तो अगर आरबीसी नहीं होंगे तो बीएमआर बढ़ने से तुम क्या कर लोगे, नहीं आया। तो बीएमआर को बढ़ाने के साथ साथ उसका सपोर्टिंग सिस्टम भी बढ़ा देता है पूरा का पूरा, नहीं आया। जैसे ये क्या करेगा, इरेथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का मतलब है इंक्रीज कर देगा इरेथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, थायराइड हार्मोन कंट्रोल द, भाई एनर्जी भी चाहिए, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इसके मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करेगा, मतलब इंक्रीज कर देगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तोड़ेगा, बीएमआर बढ़ रहा है तोड़ेगा, यानी इंक्रीज कर देगा ब्लड ग्लूकोज लेवल। साथ में इन सबको चलाने के लिए वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। तो साथ में जब वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करके चलता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन रट्टा नहीं मारोगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट को तो कंट्रोल करता ही है, बॉडी के जितने भी साइकिल चल रहे हैं कंट्रोल करता है, पर एराथ्रोपोइसिस को इंड्यूस करता है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, साथ में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, किसको, थायरोकैल्सिटोनिन, ये क्या कर रहा है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहा है, यानी हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है। क्या है ये, हाइपोकैल्सिमिक, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है। आई या नहीं आई, कोई डाउट पूछो, क्या चीज। अब खाली ग्लूकोनियोजेनेसिस थोड़ी ना होगा, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होगा, समझ रहे हो ना, लाइपोलाइसिस भी होगा, फैट भी टूटेगा, यहां पर बहुत सारी चीजें होंगी।
अल्टीमेटली कर क्या रहा है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। समझ रहे हो ना मेरी बात। हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, समझ रहे हो ना। पर समझ रहे हो, ये तो हो गया हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। पर उसको खाली हाइपर ग्लाइसेमिक तब बोल सकते हैं खाली यही काम कर रहा है, पर इसके अलावा बहुत सारे काम कर रहा है, इसलिए मैंने वो टर्म नहीं लिखा। वो टर्म मैं ग्लूकेगॉन में लिखूंगा। समझ में आ गया। किडनी के थ्रू रेगुलेट कर रहा है भाई, ये सारे ऑर्गन कंट्रोल कर रहा है। बीएमआर कंट्रोल करने का मतलब है सभी को कंट्रोल कर रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है उसको बाहर निकालेगा, किडनी से एलिमिनेशन बढ़ा देगा, कम है तो उसको रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। समझ रहे हो, जस्ट कैल्शियम को निकाल रहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ऑस्मोसिस को भी मेंटेन करना है। चीजें जब तेज चलेंगी तो नो डाउट इलेक्ट्रोलाइट भी ज्यादा बनेंगे। ठीक है, उनका एक्यूमुलेशन भी ज्यादा होगा, उनको रिमूव भी करना होगा, जहां रिक्वायरमेंट होगी तो एब्जॉर्ब भी कराना होगा किसी आयन को। समझ रहे हो, क्योंकि हर चीज को भाई, कोई चीज चल रही है उसको चलाने के लिए एंजाइम चाहिए, एंजाइम के लिए आयंस चाहिए, मिनरल्स चाहिए। समझ रहे हो, तो उनको भी मेंटेन करना इसी का काम है। ठीक है भाई, अगर मैं जनरेटर से आज वो सॉरी आज मुझे बहुत सारा काम करना है इलेक्ट्रिसिटी का, तो जनरेटर भी चलाना पड़ेगा। जनरेटर के लिए मुझे डीजल भी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सब चीजें मेंटेन करने पड़ेंगी, तभी मैं आज रात भर काम अच्छे से, बिल्डिंग के अंदर कोई काम मतलब कोई बड़ा काम करना है, ठीक है, लाइटें जलानी है, समझ रहे, कोई इवेंट है, तो तभी सब चीजें रेगुलेट करने पड़ेंगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, लास्ट इसी का एक पार्ट है पैराथायरॉयड। ये खत्म करा दूंगा तो पैराथायरॉयड होगी और हमारी कौन सी हो गई थी, थाइमस हो गई थी। तीन हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी इतने में खत्म हो जाएगी। बस ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत होना, ये थायराइड नहीं है। कहां गई, थायराइड नहीं है। ये क्या है, मतलब अलग ग्लैंड है, रहती उसके अंदर है, इसका मतलब नहीं है वो है। अरे उसका पार्ट नहीं है भाई, उसके अंदर रह रही है, पार्ट नहीं है। वो अलग है, ये अलग है। समझ में आ गया, सेपरेट ग्लैंड है। अच्छा, पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, सीधे पे आ रहा हूं हार्मोन पर। कंडीशन लिख रहा हूं, इफ ब्लड कैल्शियम क्या हो जाए, कम, हाइपोकैल्सीमिया हो जाए। क्या हो गया, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो माने कम, कैल्सीमिया नहीं, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए। तुम सुन रहे हो मेरी बात, नहीं सुन रहे। ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए। आज छुट्टी पे है क्या, कहां गई लड़की है तेरी दोस्त। अब कचड़ा कर लिया उसने। हाँ, डिसऑर्डर अभी मैं लिखा दूंगा एक साथ। अच्छा, अभी लिखाता हूं मैं, छोड़ूंगा डिसऑर्डर करा के, डिसऑर्डर यहाँ ऐड करा दूंगा। ठीक है, एक मिनट पूरा कर दूं उसको, फिर डिसऑर्डर कराता हूं। एड्रिनल आज नहीं होगी तुम्हारे में, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, कर लेना। अच्छा, मैं क्वेश्चन सारे दे रहा हूं, हो सकता है आज ना हो तो कल हो जाए, तो मैं डिलीट नहीं कर रहा क्वेश्चन एक भी, सारे क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं मैं। कुछ होंगे तो उसके होंगे थायराइड के, कर लेना। ठीक है, आ जाओ। पैराथायराइड करा के मैं उसकी डिसऑर्डर लिखता हूं। डिसऑर्डर दो हैं, बस दो तीन चार हैं। अब सुनो, अगर ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाए तब क्या होगा, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ पैरा थायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन का सीक्रेशन क्या होगा, तब बढ़ेगा। अब पैराथायराइड हार्मोन कौन सा होता है, पीडीएच, पैराथॉर्मोन। पी टी एच क्या काम करता है, पैराथॉर्मोन हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। क्या है ये, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। हाइपर ज्यादा कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाने वाला हार्मोन, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। नहीं समझ में आया, इंक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम
लेवल कैसे करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा? हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर। ये सिग्नल, लेटर, पत्र, चिट्ठी, ईमेल, मैसेज भेजेगा। किसके पास भेजेगा? हाइपोथैलेमस कहां से आ गया यहां? किसके पास भेजेगा? किसके पास भेजेगा? आप बोलोगे ये भेजेगा, एक खूंखार सेल होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। क्या होते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट मतलब फैगोसिटिक सेल्स, ऑस्टियो मतलब बोन को खाने वाले सेल। कि भाई तुम्हारी जरूरत है, तुम खूंखार हो, शांत क्यों बैठी हो, आओ और बोन पर टूट पड़ो। नहीं आया क्या? तुम्हारी जरूरत है। तो वो अपने हथियार निकाल के लाती हैं, अब बस तोड़ फोड़ मतलब मारना चालू कर देती है। किनको? ऑस्टियोसाइट्स को। ऑस्टियोसाइट क्षतिग्रस्त होती हैं, टूटना चालू कर देती हैं, उनकी लाशें, ठीक है, कहां पर? ब्लड में फ्लोट करना चालू कर देती हैं। यही तो चाहता था ये हार्मोन। ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाओ, चाहे बोन टूट जाए, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए। तभी तो कहते हैं अगर हाइपरसिक्रेशन हो गया पीटीएच का तो ऑस्टियोपोरोसिस कर देगा, और हाइपोसिक्रेशन हो गया तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा और पैराथायराइड टिटेनी हो जाएगी। नहीं आई? टिटेनी, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाना। अगर पैराथायराइड की कमी की वजह से कम हो रहा है तो पैराथायराइड टिटेनी बोलते हैं। आई या नहीं आई? ठीक है, तो सिग्नल कहां भेज रहा है? ऑस्टियो ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट मतलब इज अ मैक्रोफेज। मैक्रो फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज जानते हो ना? मैक्रोफेज, हाँ, फैगोसिटिक सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं ब्लड कैल्शियम बाय, क्या करके? इंक्रीज डी मिनरलाइजेशन। डी डीमिनरलाइजेशन, या अब एक टर्म लिख रहा हूं जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन, अभी टिश्यू में पढ़ाऊंगा रिजॉर्प्शन, या ब्रेक डाउन ऑफ बोन। समझ रहे हो? या एक टर्म और यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी ने टर्म यूज भी किया है, हाँ, डिसोल्यूशन, बिल्कुल से वो भी बोल सकते हो। एक डिसोल्यूशन ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब बोन का धीरे धीरे क्षय होना, ब्रेक होना, टूटना। नहीं आया क्या? डी मिनरलाइजेशन भी बोल सकते हो, रिजॉर्प्शन भी हो सकते हो, ब्रेक डाउन ऑफ बोन भी बोल सकते हो, ठीक है, डिसोल्यूशन भी बोल सकते हो। एक मिनट देखो, दो ही दे रखे हैं शायद इन्होंने, कहां दे रखा है? हाँ, डिसोल्यूशन दे रखा है और डी मिनरलाइजेशन दे रखा है, ठीक है। डिसोल्यूशन देखा है, डी मिनरलाइजेशन, आई कर देना यहां पर, डी मिनरलाइजेशन दे रखा है। इतने से काम चल जाएगा क्या? नहीं। एक एक और है इनका दोस्त, उसके पास भी लेटर भेजेंगे। किडनी, याद आया? किडनी, किडनी से कहेंगे कि भाई तुम भी एक्टिव हो जाओ, समय आ गया, तुम्हारी जरूरत है। किडनी, किडनी, किडनी के पास भेजेंगे। किडनी में कौन होते हैं? जे जी, जे जी सेल्स। और सिग्नल पाते ही, दोस्त की बात सुनते ही ये भी टूट पड़ेंगे और रिलीज करेंगे रेनिन ना, कैल्सिट्रायोल। कौन था रेनिन वाला? तू तो नहीं था? कौन है? शकल तो दिखा दो। ये ऐसे करते रहना।
कैल्सिट्रायोल, इट इज अ टाइप्स ऑफ विटामिन T3। क्या करता है कैल्सिट्रायोल? ये गट के जो फूड है ना उससे भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जिससे कि ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाए, इंक्रीज करेगा कैल्शियम आयन फ्रॉम गट फूड। यानी अपने सारे घोड़े खोल देगा ये, इनको भी बोलेगा कि भाई ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाओ, मुझे मतलब नहीं है कैसे भी बढ़ाओ, बोन को तोड़ो फोड़ो ऑस्टियोपोरोसिस करो पर ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाओ। ठीक है, तो बोन को भी एक लिमिट तक तोड़ा जाएगा, फिर कोशिश की जाएगी गट में जो तुम खा रहे हो ना, ठीक है, दूध पी रहे हो, ठीक है, क्या कहते हैं वो, चूना, तम्बाकू लगा के चूना खाते हैं लोग ना, समझ रहे हो, खैनी, तो खैनी में चूना लगता है, चूना में बहुत कैल्शियम होता है, अच्छा खासा कैल्शियम होता है, मतलब नेचुरल कैल्शियम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसका मतलब ये नहीं है खैनी खानी है, ठीक है। एक सीख होती है ना, सीख, माचिस की तीली, उतना चूने में डालो और उसको बस पानी में घोल लो, उतना टच जितना हो जाए, जरा सा टच हो जाए, बस उस पानी को अगर आप पी लेते हो, रात छोड़ दो रखा हुआ रात भर, सुबह उठ करके ऊपर ऊपर का, नीचे का छोड़ देना, ऊपर का पानी निकाल करके बस पी लो, इतना हल्का सा वैसा हो जाएगा, टेस्ट चेंज होगा, तो उससे इतना कैल्शियम मिल जाएगा कि आपको कैल्शियम की टैबलेट खाने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, बोन आपकी बढ़िया रहेंगी। नहीं है क्या? 5 रुपए का पैकेट आता है, 1 साल चलता है, इससे सस्ता कैल्शियम दुनिया में मिलता नहीं है। क्या कि हे, फिर से सुन लो, गलती मत कर देना, तो मालूम पड़ रहा चूना निकलो, कितना चूना, एक सीख माचिस की तीली की टिप पर जो चिपक जाए ना अपने आप ही बिना कुछ किए, बस उतना, ज्यादा पी लोगे तो इंटेस्टाइन चली जाएगी, ठीक है। तो तमाकू की खैनी खाते हैं वो बड़ा तरीके से, क्योंकि तमाकू चूना बहुत, मतलब क्या होता है, तमाकू की टॉक्सिसिटी को खत्म कर देता है वो, इसलिए मिलाया जाता है, वो टॉक्सिक चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, साथ में हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो पुराने टाइम पर खैनी खाई जाती थी, आज के टाइम पर क्या खाते हैं लोग, समझ गए होंगे, आ जाओ। अब बताओ यहां कोई डाउट? अब लास्ट डिसऑर्डर बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, कल पूछूंगा मैं, ठीक है। अच्छा इसके भी लिखी तो दूं, इसके भी तो लिख दूं यार, PTH, भाई हाइपर भी हो सकता है, और अगर हाइपर हो जाए तो हाइपो हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस, पैरा थायराइड टी टैनी, याद आ गया? बस दो चीज ध्यान रखनी है, हाइपो और हाइपर, ये डिसऑर्डर कल पूछूंगा सारे में, हाइपो सीक्रेशन, ये 3 डिसऑर्डर याद रखने हैं। कौन कौन से? सिंपल गोइटर, याद रहेगा, सिंपल गोइटर। दूसरा क्या याद रखना है आपको? क्रिटिनिज्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं क्रिटिनिज्म से। सिंपल गोइटर, क्रिटिनिज्म, तीसरा इन एडल्ट फीमेल। एनसीईआरटी ने एक चीज और ऐड की हुई है, ठीक है। अगर मैं सिंपल गोइटर की बात करता हूं, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड, क्या हो जाएगा? इनलार्जमेंट ऑफ
enlargement of thyroid ग्लैंड, याद रहेगा, ये तो सिंपल क्वेटर टीवी में ऐड आता है। क्रिटिनिज्म समझना, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, एबनॉर्मल बेबी होगा। एबनॉर्मल बेबी होगा, इसको बोलते हैं क्या, क्रिटिनिज्म। इसमें होता क्या है, ध्यान रखना है, डीफ म्यूटिज्म, डीफ म्यूटिज्म होगा, थिक स्किन हो जाएगी, लो आईक्यू, उसका आईक्यू लेवल बहुत लो होगा, ठीक है। रिटार्डेशन, सेक्सुअली और मेंटली रिटार्डेशन होगा, सेक्सुअली एंड मेंटली रिटार्डेशन। सुनने और बोलने की क्षमता ना होना, डीफ म्यूटिज्म, ठीक है, सुनने और बोलने की क्षमता ना होना, ये ऐसे बच्चों को हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं। हाँ, एडल्ट फीमेल के अंदर अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल हो जाएगा। हाइपर में सिर्फ एक ही डिसऑर्डर है, ओनली एक ही है हाइपर में, हाइपर सीक्रेशन में बस एक याद रखना है आपको, एक्सो माने बाहर, ऑप्था मतलब आंखें, ठीक है, एक्सोथैल्मिक गॉइटर, या इसको एक नाम से और जाते हैं क्या, ग्रेव्स डिसीज। समझ रहे हो, एक्सो माने बाहर, ऑप्था माने आंखें, डिसीज तो समझते हो ना, डिसऑर्डर। अब सुनो, भाई हाइपर कब होगा, अगर तो थायराइड के अंदर कैंसर किसी के हो गया तो हाइपर हो जाएगा, ठीक है, तो थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा, थायरोक्सिन का लेवल बढ़ने से क्या होगा, बीएमआर बढ़ जाएगा, वो इंसान दुबला पतला होना चालू हो जाएगा, बिल्कुल ढांचे की तरह, बीएमआर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, आंखों के आई बॉल के पीछे म्यूकस डिपोजिट हो जाएगा, डिपोजिशन ऑफ म्यूकस, तो उसको तो पॉट्रूजन, पॉट्रूजन का मतलब बाहर निकल जाना, पॉट्रूजन ऑफ आई बॉल, जब तुम्हें वो नॉर्मल इंसान देखेगा तुम्हें लगेगा ये घूर रहा है, पर वो घूर नहीं रहा, वो तुम्हें नॉर्मल देख रहा है, समझ रहे, आंखें एकदम बाहर निकल आएंगी, ऐसा लगेगा, नहीं आएगा, पॉट्रूजन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का बाहर निकल आना, पॉट्रूजन ऑफ आई बॉल, नहीं आई क्या, और हाइपर में तो बीएमआर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अब ये याद रखोगे सारी बातें, हाँ, एक ही चीज है, मतलब लो आईक्यू का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक तरीके से मेंटली रिटार्डेशन होता है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि अगर तुम्हें ये याद रहे, एनसीईआरटी ने मेंटल रिटार्डेशन नहीं लिखा, एक्चुअली मेंटली रिटार्डेड का मतलब है, मतलब देखो मेंटली का मतलब है ब्रेन डिजेनरेट कर गया, बना नहीं है, ठीक है, और लो आईक्यू का मतलब है, लो आईक्यू तो एक नॉर्मल इंसान का भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, रिटार्डेशन का मतलब है लो आईक्यू है क्योंकि मेंटल रिटार्डेड हो गया, उसका रिटार्डेशन हो गया, बना नहीं है प्रॉपर, क्योंकि आयोडीन की कमी थी, क्योंकि उस समय मेटाबॉलिज्म बढ़ना चाहिए था तो बन नहीं पाया प्रॉपर तरीके से, वो अलग है, कल कराऊंगा, मून शेप कून्स डिसीज, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, हाँ, जा सकते हो, छुट्टी है, मतलब ब्रेक है? क्या कह रहा है, नहीं समझ, क्रॉनिक बोल रहा है, एक्यूट है भाई, भाई आयोडीन खाना चालू कर दो कम हो जाएगा, आयोडीन नहीं है इसलिए तो बढ़ रहा है, इलाज नहीं कराई, इलाज नहीं कराई,
और गांव का केस था, वो ग्वाइटर के साथ साथ थायराइड कैंसर हो गया था उनको। आज की डेट में डॉक्टर इतने, मेरे गाली निकलती है मुंह से, मैं क्या करूं। ठीक है, अगर कहीं कोई गांठ नजर आ रही है, कैंसर है, टीबी कह के इलाज कर रहे हैं। 4 केस तो मैंने अभी देख लिया अपने साथ, अभी जस्ट अभी मैंने, और उस केस को बिगाड़ दिया, जो ट्रीटेबल था उसको अनट्रीटेबल बना दिया। इतने कमीने हो चुके हैं। मतलब अगर आज की डेट में मुझे कहा जाए गोली मारो, तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के गोली मारो। मैं रियल कह रहा हूं, ये लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मार रहे हैं लोग सही सलामत, जहां ट्रीटेबल है वहां अनट्रीटेबल बना रहे हैं उसको। बहुत गंदी स्थिति है, बहुत गंदी। आप अपना लो और उसको। हेलो, 1 मिनट के लिए शांति। ओए भास्कर, दे देती हूँ, मैं देने ही आई हूँ। क्या है मतलब, इसमें ले लो, कोई जॉब ले लो। साइन तो ऑलरेडी किया हुआ है। अब मुझे देना ही नहीं है आपको। नहीं देना है। आप लोग शांति से बैठोगे तभी दे पाऊंगी ना। मैं देने के लिए आई हूँ आईडी कार्ड, आप लोग तो ऐसे परेशान हो रहे